3 जनवरी 2026 ये वो तारीख है जिसने वेस्टर्न हेमिस्फेयर की पूरी जियोपॉलिटिक्स को कह सकते हैं हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचिए, सिर्फ एक रात के अंदर एक देश के लीडर को एक दूसरी ताकतवर हुकूमत पकड़कर ले जाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे, और इससे भी बड़ा सवाल, क्यों? और देखिए, ये कोई कोरी अफवाह या कोई अटकलबाजी नहीं थी। ये तो अमेरिकी सरकार का ऑफिशियल अनाउंसमेंट था, जिसने पूरी दुनिया में जैसे शॉकवेव्स भेज दी। एक सिटिंग प्रेसिडेंट को उनके अपने ही देश से उठाकर ले जाया गया था। वाकई यकीन करना मुश्किल था। तो आखिर इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ कैसे? इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके सबसे ड्रामेटिक हिस्से पर चलना होगा, यानी निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर। यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। लोकल टाइम के हिसाब से रात के करीब 2 बजे कराकस धमाकों से गूंज उठता है, और फिर सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर मादुरो और उनकी पत्नी अमेरिकी कस्टडी में थे, कैरिबियन समुंदर के ऊपर उड़ रहे थे। सुबह होने से पहले ही यह खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, और शाम होते होते वो दोनों अमेरिकी जमीन पर थे। और फिर सामने आई ये तस्वीर। इसने सारे शक शुबे खत्म कर दिए। निकोलस मादुरो आंखों पर पट्टी बंधी हुई एक अमेरिकी नेवी शिप पर। ये एक तस्वीर ही काफी थी, देखते ही देखते दुनिया भर में वायरल हो गई, और यही इस पूरे साहसी ऑपरेशन का सबसे बड़ा सबूत बन गई। अब जैसे ही वो अमेरिकी जमीन पर उतरे, गोलियों और बमों की लड़ाई कोर्टरूम की लड़ाई में बदल गई। मादुरो ने अपने ऊपर लगे सारे इल्जामों को खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अमेरिकी अदालत के अधिकार को ही चैलेंज कर दिया। उनका कहना था कि वो कोई क्रिमिनल नहीं, बल्कि एक प्रिजनर ऑफ वॉर हैं, यानी एक युद्धबंदी। तो सवाल यह है कि इस पूरे ऑपरेशन को, जिसका नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, अंजाम कैसे दिया गया और कौन कौन इसके पीछे था। चलिए इसकी डिटेल्स में चलते हैं। अब देखिए, ये कोई मामूली मिलिट्री स्ट्राइक नहीं थी। ये तो अमेरिकी सरकार की लगभग हर बड़ी एजेंसी का एक जॉइंट एफर्ट था। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से लेकर CIA, DEA और यहां तक कि FBI, सब के सब इसमें शामिल थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह मिशन कितने बड़े पैमाने पर और कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। और जरा इस्तेमाल की गई ताकत का अंदाजा लगाइए। 150, जी हां, 150 अमेरिकी एयरक्राफ्ट्स हवा में थे। इनमें दुनिया के सबसे एडवांस लड़ाकू विमान F-22 रैप्टर्स, B-1B बॉम्बर्स और स्पेशल ऑपरेशन हेलीकॉप्टर्स भी थे। मतलब ये एक सीधा और साफ संदेश था, वेनेजुएला के एयर डिफेंस को पूरी तरह से नाकाम करने का प्लान। लेकिन जब भी ऐसी कोई मिलिट्री कार्रवाई होती है तो इसकी एक मानवीय कीमत भी होती है। वेनेजुएला के मुताबिक उनके कम से कम 23 सैनिक और 2 आम नागरिक मारे गए। वहीं क्यूबा ने बताया कि वेनेजुएला में मौजूद उनके 32 मिलिट्री और इंटेलिजेंस के लोग इस हमले में मारे गए। दूसरी तरफ अमेरिका ने अपनी तरफ से किसी भी कैजुअल्टी की कोई खबर नहीं दी। देखिए, ये जो कुछ भी हुआ, ये रातों रात नहीं हुआ। इसके पीछे सालों से बढ़ता हुआ तनाव था। तो चलिए एक नज़र उस पूरी कहानी पर डालते हैं जिसकी वजह से यह सैन्य हमला हुआ। अगर हम इस पूरी टाइमलाइन को देखें तो एक साफ पैटर्न नजर आता है। कहानी शुरू हुई कानूनी इल्जामों से, फिर बात बढ़ी आर्थिक दबाव तक, इसके बाद छोटे मोटे मिलिट्री हमले हुए, और आखिर में समंदर की पूरी तरह से नाकेबंदी कर दी गई। मतलब हर अगला कदम पिछले वाले से ज्यादा संगीन था, और ये सब एक बड़े टकराव की तरफ ही तो जा रहा था। $50 मिलियन, ये रकम इतनी बड़ी है कि इसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन है। इससे पता चलता है कि अमेरिकी सरकार मादुरो को पकड़ने के लिए किस हद तक सीरियस थी। ये कोई खाली पीली राजनीतिक बयानबाजी नहीं थी, ये तो एक हाई स्टेक इंटरनेशनल बाउंटी थी। और यहीं पर इस पूरे मामले की जड़ है। 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां, 2 बिल्कुल अलग नैरेटिव। एक तरफ अमेरिका कह रहा था कि ये तो बस एक लॉ एनफोर्समेंट एक्शन है एक बहुत बड़े ड्रग कार्टेल के खिलाफ, और दूसरी तरफ वेनेजुएला चिल्ला कर कह रहा था कि ये एक सोचा समझा हमला है, हमारे तेल के भंडारों पर कब्जा करने की एक साम्राज्यवादी साजिश। अब जाहिर सी बात है, इतने बड़े ऑपरेशन पर दुनिया भर से रिएक्शंस तो आने ही थे, और दुनिया इस मुद्दे पर पूरी तरह बटी हुई नजर आई। चलिए देखते हैं कि किस देश ने क्या कहा। दुनिया इस मामले में साफ तौर पर 2 हिस्सों में बट गई, और यह बंटवारा उतना सीधा भी नहीं था। हाँ, अमेरिका के पुराने विरोधी जैसे रूस और चीन, उन्होंने तो इसकी निंदा की ही, लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि लैटिन अमेरिका के ही कई बड़े देश जैसे ब्राजील और मेक्सिको, वो भी इसके खिलाफ थे। वहीं दूसरी तरफ अर्जेंटीना और पेरू जैसे देश इसका स्वागत कर रहे थे, और यूरोपियन यूनियन वो बीच का रास्ता अपनाते हुए सावधानी बरतने की सलाह दे रहा था।
तो जो देश इसकी निंदा कर रहे थे उनकी चिंता बहुत गहरी थी। उनका मानना था कि इस तरह से किसी एक देश का दूसरे देश के लीडर को हटाना ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है और इससे भविष्य के लिए एक बहुत ही खतरनाक परंपरा शुरू हो जाएगी जो दुनिया में और ज्यादा अस्थिरता लाएगी। और अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। जो लोग इस कार्रवाई का समर्थन कर रहे थे उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। उनके लिए मादुरो एक जालिम तानाशाह था और उसे सत्ता से हटाना, चाहे तरीका कोई भी हो, वो उस पूरे इलाके में डेमोक्रेसी के लिए एक बड़ी जीत थी। तो अब मादुरो तो पकड़े जा चुके थे। इसके बाद वेनेजुएला और पूरी दुनिया के सामने एक अनिश्चित भविष्य खड़ा था। तो चलिए देखते हैं कि फौरन बाद क्या हुआ और आगे का रास्ता कैसा दिख रहा था। ये एक बहुत ही जरूरी बात है समझने के लिए। ये पूरी सरकार को उखाड़ फेंकने वाला ऑपरेशन नहीं था। इसका मकसद सिर्फ एक लीडर को हटाना था। जैसे ही मादुरो को ले जाया गया, उनकी वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रॉड्रिगेज ने तुरंत एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे शपथ ले ली। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार का जो मौजूदा ढांचा था वो बना रहा। अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पूरे एक्शन को एक नई और बोल्ड फॉरेन पॉलिसी का नाम दिया, द डोनरो डॉक्ट्रिन। अब ये नाम सीधे सीधे पुरानी मनरो डॉक्ट्रिन से लिया गया था, जिसका मोटा मोटा मतलब ये था कि अमेरिका अपने इलाके में किसी भी बाहरी ताकत का दखल बर्दाश्त नहीं करेगा। गिरफ्तारी के फौरन बाद के दिन काफी हलचल भरे रहे। एक तरफ वेनेजुएला ने एक अच्छे संकेत के तौर पर कुछ राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया। दूसरी तरफ तेल के भविष्य को लेकर काफी टेंशन थी और अमेरिका के अंदर भी वहां की सेनेट ने प्रेसिडेंट की ताकतों को सीमित करने के लिए वोट किया ताकि भविष्य में इस तरह की कार्रवाई आसानी से ना हो सके। और आखिर में हम फिर से उसी सबसे बड़े सवाल पर आ जाते हैं। क्या ये एक खतरनाक नार्को तानाशाह को हटाने के लिए उठाया गया एक जरूरी कदम था, जैसा कि अमेरिका दावा कर रहा है, या फिर ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का एक ऐसा उल्लंघन था जो भविष्य में इस तरह के और हमलों के लिए दरवाजे खोल देगा? एक जरूरी बुराई या एक खतरनाक मिसाल? खैर, इसका जवाब तो अब इतिहास ही देगा।